नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं हीट, टेम्परेचर और एनर्जी की। मतलब ऊष्मा, तापमान और ऊर्जा। सुनने में तो ये शब्द बहुत आम लगते हैं, है ना? हम रोज ही तो इस्तेमाल करते हैं। पर क्या हम सच में इनका असली मतलब जानते हैं? आज हम इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारे पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, हीट और टेम्परेचर में असल में फर्क क्या है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए, एक कप खौलती हुई चाय है और एक पूरा स्विमिंग पूल है। हो सकता है दोनों का तापमान बिल्कुल एक जैसा हो, पर क्या उनमें गर्मी यानी ऊष्मा की मात्रा भी बराबर होगी? यही सवाल है जो अक्सर कंफ्यूज करता है, और आज हम इसका जवाब एकदम साफ साफ जानेंगे। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हीट और टेम्परेचर असल में हैं क्या। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, इनकी परिभाषाओं से। तो हीट यानी ऊष्मा, ये ऊर्जा का वो रूप है जो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के फर्क की वजह से एक चीज से दूसरी चीज में जाती है। सबसे जरूरी बात यह है कि हीट कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी वस्तु के अंदर होती है। नहीं, ये तो वो एनर्जी है जो चल रही है, जो हमेशा गर्म से ठंडी जगह की ओर बहती है। और हाँ, किसी चीज में कितनी हीट हो सकती है, यह उसके मास यानी द्रव्यमान पर भी बहुत डिपेंड करता है। अब ये देखिए, ये स्लाइड दोनों के बीच के फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, हीट जो है वो है कुल ऊर्जा, मतलब किसी चीज के अंदर मॉलिक्यूल्स की सारी मूवमेंट एनर्जी। इसे हम जूल या कैलोरी में नापते हैं। दूसरी तरफ टेम्परेचर वो उस ऊर्जा का औसत है, मतलब मॉलिक्यूल्स औसतन कितनी तेजी से हिल रहे हैं। इसे हम सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन में नापते हैं। तो हीट को समझिए एक महासागर की तरह, और टेम्परेचर को उस महासागर की लहर की तरह। इसीलिए एक बहुत बड़ी झील में एक छोटी सी गर्म चाय की केतली से कहीं ज्यादा हीट हो सकती है, भले ही केतली का टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा हो। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि हीट और टेम्परेचर क्या है, पर सवाल ये है कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इस एनर्जी को नापते कैसे हैं। इसके लिए कुछ पैमाने हैं, तो चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं। तो ये रहे टेम्परेचर बदलने के ऑफिशियल फॉर्मूले। और हाँ, मानता हूँ ये देखने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगली स्लाइड में हम इसे एकदम आसान बनाने वाले हैं। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए तो हमें कुछ आसान सा चाहिए, है ना? तो ये टेबल देखिए, ये उन्हीं मुश्किल फॉर्मूलों को एकदम आसान प्रैक्टिकल फॉर्मूलों में बदल देती है, जिनका हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना हो तो बस 1.8 से गुणा करो और 32 जोड़ दो, है ना? सिंपल। माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये है एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी शून्य केल्विन। वैज्ञानिकों के हिसाब से ये वो टेम्परेचर है जहां हर तरह की मॉलिक्यूलर हलचल थम जाती है, बिल्कुल रुक जाती है। ये ठंड की आखिरी हद है। इससे ज्यादा ठंडा कुछ भी नहीं हो सकता। सोचकर ही अजीब लगता है। तो एनर्जी कभी एक जगह टिकी नहीं रहती, ये हमेशा चलती रहती है, सफर करती है। तो चलिए देखते हैं कि हीट यानी ऊष्मा इस यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन-कौन से 3 अलग-अलग रास्ते अपनाती है। तो हीट के ट्रैवल करने के ये 3 मेन तरीके हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। पहला है कंडक्शन यानी चालन। ये होता है डायरेक्ट कांटेक्ट से। जैसे गरम चाय में चम्मच डालो तो चम्मच भी गरम हो जाता है ना? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को धक्का देकर एनर्जी पास करते हैं। दूसरा है कन्वेक्शन यानी संवहन। ये होता है लिक्विड और गैस में। जैसे जब पानी उबालते हैं तो गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे आता है, एक साइकिल सा बन जाता है। और तीसरा रेडिएशन यानी विकिरण। इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के जरिए होता है, जैसे सूरज की गर्मी जो खाली स्पेस से होकर हम तक पहुंचती है। अब आते हैं हीट के सबसे पावरफुल पहलू पर, इसकी किसी भी चीज को बदलने की ताकत और उन फंडामेंटल लॉज पर जो इसे कंट्रोल करते हैं। सच कहूं तो यहीं से फिजिक्स असल में मजेदार होनी शुरू होती है। कभी सोचा है कि जब तक ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा भी बचा है, पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही क्यों रहता है? मतलब हम उसे गर्मी तो दे रहे हैं, पर टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। तो आखिर वो सारी एनर्जी जा कहाँ रही है? इसका जवाब एक बहुत ही खास छिपी हुई ऊष्मा में है। और जवाब है लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा।
ये वो छिपी हुई एनर्जी है जो किसी चीज का स्टेट बदलने में लगती है, जैसे ठोस से तरल, और इस दौरान टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बदलता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने में खर्च हो रही है। इसीलिए ये गुप्त लगती है, क्योंकि थर्मोमीटर पर इसका असर नहीं दिखता। और ये चार्ट देखिए, ये कमाल का है। ये दिखाता है कि इस काम में कितनी एनर्जी लगती है। बर्फ को पिघलाने में यानी फ्यूजन में 80 कैलोरी प्रति ग्राम लगती है, लेकिन पानी को उबालकर भाप बनाने में यानी वेपोराइजेशन में पूरे 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ये तो लगभग 7 गुना ज्यादा है। और यही वजह है कि गर्म पानी से ज्यादा खतरनाक भाप से जलना होता है। उसमें बहुत ज्यादा छिपी हुई एनर्जी होती है। चलिए अब आते हैं यूनिवर्स के एक सबसे बुनियादी नियम पर, थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम। ये सीधा साधा है। एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है, न ही मिटाया जा सकता है। वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, कुछ भी हो सकता है, पर टोटल एनर्जी हमेशा उतनी ही रहती है। और फिर आता है दूसरा नियम। ये नियम कहता है कि हीट हमेशा एक ही तरफ बहती है, गर्म चीज से ठंडी चीज की ओर, कभी भी उल्टा नहीं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर ये यूनिवर्स का बहुत गहरा राज बताता है। यही नियम हमें समय की दिशा यानी एरो ऑफ टाइम दिखाता है। इसी की वजह से चाय में दूध घुल तो जाता है, पर कभी अपने आप अलग नहीं होता। इसी की वजह से चीजें पुरानी होती हैं, बिखरती हैं। ये सब हीट के एक तरफा फ्लो की वजह से है। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं, अगर हीट का फ्लो ही समय की दिशा तय करता है, तो ये और किन बुनियादी ताकतों को चुपके चुपके कंट्रोल करता होगा? सोचिए, हीट सिर्फ गर्मी या ठंडक नहीं है। ये यूनिवर्स में ऑर्डर और डिसऑर्डर यानी व्यवस्था और अव्यवस्था को कंट्रोल करती है। ये जीवन और मौत को कंट्रोल करती है। और ये हमें बताती है कि समय हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है, पीछे क्यों नहीं। ये फिजिक्स के उन सबसे गहरे सवालों में से एक है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।